Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will discuss about class 8th science chapter number 1 crop production and management. So let's start the video. आपने इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है क्रॉप्स के बारे में. क्रॉप किस टाइप की होती है? मेनली 2 टाइप्स की होती है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप. देन आपने उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है कि आपको क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. तो फर्स्ट पॉइंट था आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मीन्स सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकेगा, जिससे सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा. मीन्स वो एक उसमें फाइन फॉर्म में आ जाएगी और उसमें आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो सीड है उसको ग्रो कर सकते हो. अदरवाइज मान लो वो फाइन फॉर्म में नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रम्प्स है उसमें, बड़े बड़े मतलब पार्ट्स है जैसे रॉक्स के होते हैं उस टाइप से, तो उसमें आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगी. देन आपने सोइंग के बारे में पढ़ा कि आपको सीड कैसे उसमें उगाने हैं. पहले क्या यूज़ होता था, बाद में आप सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करने लगे. पहले सब कुछ ह्यूमन बींग्स और एनिमल की हेल्प से होता था, अब क्या होता है सब ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से होता है. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में. फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ मैन्यूर एंड व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्यूर क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या हैं. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. जो भी सब्सटेंस सॉइल में ऐड किए जाते हैं, किस में ऐड किए जाते हैं, सॉइल में ऐड किया जाता है, लेकिन इनका पर्पज़ क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में उसको ऐड किया जाता है. और क्या पर्पज़ होता है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो उनका पर्पज़ क्या होता है, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड किया जाता है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, क्रॉप में जो हमें यील्ड मिले वो ज़्यादा अच्छा हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है. तो मैन्यूर क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, एक तरह से नेचुरल जो डिकम्पोज्ड सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक, जो डिकम्पोज सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं मैन्यूर. तो मैन्यूर किसकी हेल्प से बनता है, जो भी डेड डिकेड प्लांट होते हैं, लाइक प्लांट की लीव्स हो गई, उनको क्या करते हैं फार्मर, एक जगह पे उनको इकट्ठा कर देते हैं. जो जैसे एनिमल का वेस्ट होता है उसको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, तो उन सब से क्या होता है, मैन्यूर बनता है. और फर्टिलाइजर क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक. आर फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक साल्ट, मतलब जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है उसका एक फॉर्म होता है जो कि लेबोरेटरी में या फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है. तो वो किसकी फॉर्म में होता है, एक तरह से केमिकल फॉर्म में होता है, लेकिन मैन्यूर क्या होता है, एक नेचुरल फॉर्म में होता है. तो आपको समझ में आया मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बारे में. मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड किए जाते हैं. और क्यों ऐड किए जाते हैं, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए ऐड किए जाते हैं. उनकी वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको मिल जाते हैं. मैन्यूर और फर्टिलाइजर में मेन डिफरेंस क्या है, मैन्यूर क्या होता है, नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, फर्टिलाइजर्स केमिकल फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है. सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. तो सोइल क्या करती है, मिनरल प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है किसी भी क्रॉप को या किसी भी प्लांट को. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. और सर्टेन एरियाज मतलब कुछ फिक्स एरियाज में क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वो क्रॉप के बाद क्रॉप को उगा देते हैं. मीन्स उनका जो फील्ड होता है उसमें उन्होंने एक क्रॉप उगाई, वो जब पक गई तो उन्होंने उसको कट किया, फिर क्या किया, नेक्स्ट क्रॉप उगा दी उसमें. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. मतलब जो उनका फील्ड है, जो उनका खेत है जहाँ पे वो क्रॉप ग्रो करते हैं, उसको कभी भी अनकल्टिवेटेड मीन्स उसको कभी भी, और फैलो मीन्स उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता. क्रॉप के बाद क्रॉप उगा देते हैं और उसको कभी भी कुछ टाइम के लिए ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता कि जो सोइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से गेन कर लें. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स. तो आप खुद सोचिए अगर ऐसा होता रहा कंटिन्यू तो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा. तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास मान लो कोई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप उनको सिर्फ खाए जा रहे हो, आप उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कर रहे हो, तो एक दिन क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है
कि जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर वो क्रॉप उनको मतलब ऑब्टेन कर रही है, उनको ले रही है, कंज्यूम कर रही है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए उसमें ना तो कोई उस मतलब जो उनका फील्ड है ना तो उसको खाली रख रहे हैं, ना उसमें क्रॉप रोटेशन हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप होगी, मतलब आप अगर कंटिन्यू क्रॉप को ग्रो किए जा रहे हो, मतलब एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो किए जा रहे हो, तो सॉइल क्या हो जाएगी, पुअरर हो जाएगी इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ फिक्स न्यूट्रिएंट्स है जो उसमें कम हो जाएंगे। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. तो फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं सॉइल में, किसके लिए, रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। और उसमें क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो सॉइल है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उनकी कमी को वो पूरा कर सके, क्योंकि मैन्यूर आप डालोगे ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, जो भी किससे बनता है, जो एनिमल का वेस्ट होता है या जो प्लांट वेस्ट होता है उनसे बनता है, और वो क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस से कंप्लीट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, या इनप्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग जो होती है वो किस में रिजल्ट करती है, वीक प्लांट्स में। अगर मान लो जो मैन्यूरिंग है वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की, सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे मैन्यूर नहीं डाला, तो प्लांट कैसे होंगे, वीक होंगे, मीन्स आपकी क्रॉप वीक होगी, और आपको जो भी क्रॉप यील्ड होगा, जो लास्ट में जो भी आपको ऑब्टेन करोगे, आप जो भी अनाज हो या फिर जो भी दाल वगैरह जो भी आपने उगाया, आप लास्ट में जो ऑब्टेन करोगे वो क्या होगा, कम अमाउंट में होगा। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन की वजह से जो वेस्ट होता है उससे का डिकम्पोजिशन किया जाता है, फिर उसको ऑब्टेन किया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है उसको एक पिट में, मीन्स एक गड्ढा होता है वहाँ पे उसको डाल देते हैं, और ओपन एरिया में डालते हैं ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, जो डिकम्पोज मैटर हो जाता है, मतलब जो डिकम्पोज हो जाता है उसको किसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर की फॉर्म में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। तो आपने वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में पढ़ा है क्लास 6 में। तो व्हाट इज़ वर्मी कंपोजिटिंग, मीन्स जिसमें क्या होता है, आप वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही एक जो ओपन प्लेस होता है वहाँ पे डाल देते हो, और वहाँ पे क्या हो जाता है, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही होता है वर्मी कंपोजिटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम उसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क दैम A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. तो आपको क्या करना है, मूंग दाल या फिर जो चने होते हैं उनके सीड्स लेने हैं, उनको जर्मिनेट करना है, फिर उनमें से आपको सिमिलर या इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स निकालने, मतलब उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको क्या है, 3 एम्प्टी ग्लासेस ले सकते हो आप, या कोई भी सिमिलर वेसल ले सकते हो, मतलब तीनों कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। फिर आपको उनको मार्क करना है A, B एंड C। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, जो ग्लास A है उसमें क्या ऐड करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल ऐड करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउ डंक मैन्यूर। फिर उसमें आप क्या ऐड करेंगे, काउ डंक मैन्यूर ऐड कर देंगे। तो ग्लास ए में आप क्या करेंगे, सॉइल ऐड करेंगे और काउ डंक मैन्यूर ऐड करेंगे। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया। फिर आप क्या करेंगे, ग्लास बी लेंगे, उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉइल को मिक्स करेंगे विद लिटिल यूरिया, उसमें थोड़ा सा यूरिया मीन्स जो फर्टिलाइज़र होता है, यूरिया क्या है, फर्टिलाइज़र है, उसको ऐड कर देंगे। तो ग्लास बी में आपने क्या किया है, सॉइल ऐड की है विद मिक्स विद लिटिल यूरिया। नेक्स्ट, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। फिर आपको क्या करना है, एक सॉइल ग्लास सी में सॉइल डालनी है लेकिन उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। फर्स्ट में आपने काउ डंक ऐड किया है, सेकंड में आपने फर्टिलाइजर मीन्स यूरिया ऐड किया है, और थर्ड में आपने कुछ ऐड नहीं किया है। नाउ पोर सम सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली।
फिर आपको क्या करना है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करना है, और फिर आपको क्या करना है, सीडलिंग्स को उनमें रखना है, मीन्स जो आपने सीड जर्मिनेट किए थे उनको उसके अंदर रखना है। फिर आपको उसको सेफ प्लेस में रख देना है, उसमें डेली वाटर डालना है। आफ्टर 7 to 10 डेज आपको उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, मतलब आफ्टर 1 वीक आप क्या करेंगे, उनमें उसकी ग्रोथ में चेंजेस देखेंगे, किसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तीनों में देखो, आपने फर्स्ट में ए में कितना जर्मिनेशन हुआ है, मीन्स प्लांट कितना ग्रो हुआ है, बी में कितना हुआ है, सी में कितना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में आपने काऊ डंग ऐड किया था तो उसकी ग्रोथ कितनी है, नॉर्मल है। बी में आपने फर्टिलाइजर मीन्स यूरिया ऐड किया था, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। और सी में आपने कुछ ऐड नहीं किया तो सबसे कम ग्रोथ है उसकी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो मैन्यूर का प्रोसेस होता है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मैन्यूर क्या करता है, धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेनिश करता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो उनमें रिच होते हैं, मीन्स उसमें वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट इजीली और अच्छे ग्रोथ करते हैं। और सी में आपने कुछ ऐड नहीं किया तो प्लांट बहुत ही वीक होते हैं। सो डिड ऑल द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो आपको देखना है कि या तीनों जो तीनों वेसल्स है या तीनों जो ग्लास है उनमें सभी प्लांट्स की ग्रोथ सेम है या किस में ज़्यादा ग्रोथ है, कौन जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कौन सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर ऐड किया था। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में होता है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो आपको ये देखना है कि ये मैन्यूर से किस तरह डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। सम एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सब क्या है, कुछ फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल यूरिया है, सेकेंड अमोनियम सल्फेट है। ये सब क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो जो फर्टिलाइज़र है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो फार्मर होते हैं उनको क्या हेल्प करते हैं कि उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, लाइक वीट, पैडी, जो भी मतलब गेहूं की, धान की या जो भी बाजरे, मक्के, जिसकी भी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे और जो लास्ट में फार्मर्स को यील्ड मिले, मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं जो लास्ट में उनको प्रोडक्ट मिले वो ज़्यादा अमाउंट में हो। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सोइल लेस फर्टाइल। लेकिन जो फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज, मतलब अगर हम फर्टिलाइजर देखो, फर्टिलाइजर हमें पता चल गया कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, सोइल उतनी फर्टाइल नहीं हो पाती है जितनी वो पहले होती है। और फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और फर्टिलाइजर की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो फर्टिलाइजर्स कैसा होता है, सोइल मतलब जो प्लांट ग्रोथ है उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन सोइल की फर्टिलिटी को कम करता है और वाटर पॉल्यूशन करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो आपको क्या करना है, सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने फर्टिलाइज़र को जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, आप फर्टिलाइज़र की जगह मैन्यूर यूज़ कीजिए, या 2 क्रॉप्स के बाद आप क्या करेंगे, अपने खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, मीन्स जो भी फील्ड है उसमें कोई भी क्रॉप नहीं उगाएंगे, उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेस द सोइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो जो मैन्यूर है वो क्या हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है सोइल टेक्सचर को और उसके साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को, जो मतलब एक तरह से वाटर रिटेन करने की या वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सोइल की उसको भी इम्प्रूव करता है और सोइल में सारे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, क्रॉप रोटेशन का। मतलब ये हो सकता है कि आपने इस सीजन में आपने एक क्रॉप, मान लो आपके पास 2 फील्ड है, तो आपने क्या किया, एक बार इसमें गेहूँ उगा दिए और दूसरे वाले में क्या कर दिया,
सरसों उगा ली, आपने 2 क्रॉप उगा ली, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो जिसमें आपने गेहूँ उगाए थे उसमें आप क्या करेंगे, सरसों उगाएंगे, और गेहूँ जो सरसों उगाई थी वहाँ पे क्या करेंगे, गेहूँ उगाएंगे। तो ये क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, जो किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। क्योंकि मान लो जो भी वीट है, जो भी गेहूँ है, उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो भी मस्टर्ड है, सरसों है, उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर हम मान लो एक फील्ड में जो भी क्रॉप है, मान लो जैसे वीट का सीज़न आता है, हम हमेशा उसमें गेहूँ उगाते रहेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है वो उस पार्ट में कम, मतलब सोइल में कम हो जाएंगे या उस फील्ड में कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेंगे, एक मतलब रिप्लेनिश होते रहेंगे, बार बार कंप्लीट होते रहेंगे बाय एडिंग द मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, और ये कब हो सकता है कि अल्टरनेटिवली हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करें। Earlier farmers in northern India used to grow linguous as fodder in one season and wait in the next season. तो फार्मर्स यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में कि वो एक टाइम में जो पशुओं के लिए जो चारे वाली फसल होती है वो उगाते हैं एक सीज़न में, और नेक्स्ट सीज़न में उसमें गेहूँ उगाते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन, और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, सोइल में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसको रिप्लेनिश करने में, मीन्स उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, मतलब फार्मर्स को समझाया जाता है कि ये इस चीज़ में कैसे एक फ़ायदा होगा, और वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने कौन से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता था, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती थी उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता था, जो कहाँ रहता था, प्लांट्स की रूट्स में रहता था। कौन से प्लांट्स की रूट्स में रहता था, लिग्यूमिनियस प्लांट। लिग्यूमिनियस प्लांट कौन कौन से होते हैं, लाइक जो भी जैसे चना हो गया, मटर हो गया, कोई भी दाल के जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनमें क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वो क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट को प्रोवाइड कराता है, और प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। आपको फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच का डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट है फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट, ये आप पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है। जबकि मैन्यूर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, किससे ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, लेकिन मैन्यूर को हम फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, जो भी फर्टिलाइजर होते हैं वो सोइल में कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते, मीन्स कोई नमी प्रोवाइड नहीं कराते। लेकिन मैन्यूर क्या होते हैं, सोइल में ह्यूमस यानी नमी प्रोवाइड कराते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, मतलब जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब उसमें होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन मैन्यूर क्या होता है, रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, मतलब उनमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। अब हम मैन्यूर के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज, तो जो मैन्यूर के एडवांटेजेस क्या है कि जो मैन्यूर है वो फर्टिलाइजर से बेटर होता है। क्यों होता है, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, और ये क्या करता है, जो सोइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, और ये क्या करता है, सोइल को पोरस बनाता है, मतलब सोइल को एक तरह से बोलते हैं हम कि उसमें गैप्स होते हैं सोइल में, सोइल बिल्कुल एक तरह से टाइट नहीं होती, उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज हो है या फिर जो भी प्लांट के जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको ले लेता है, और गैसेज को जो गैसेज का जो भी एक्सचेंज होता है वो ईजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं उसको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और इस सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है। तो आपको समझ में आया होगा मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, मैन्यूर क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, आपको इन सब के बारे में
पता चल गया? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।